नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की मल्हार पुस्तक, जिसमें हम पहुंच गए हैं पाठ 2। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, तो देखते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है हमारा पाठ से मेरी समझ। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर को आपको चुनना है। यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, आपको उसके उत्तर चुनने हैं। प्रश्न के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है, पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि, यहाँ दिया पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर की सजावट सराय जैसी विशाल है। दूसरा ऑप्शन है, घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है कि एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसके देखें तो हमारा ये वाला उत्तर भी सही है कि घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, दूसरा, घर में विभिन्न जीव जंतु आते रहते हैं। तो यहाँ दोनों उत्तर भी चुन सकते हो। अगर हम सबसे उपयुक्त आंसर चुनेंगे तो ऑप्शन बी, यानी कि जो दो नंबर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये वाला हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। घर कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया, यानी कि इसमें जो कहानी है हमने जो पढ़ी है दो गौरैया, उसमें असली मालिक किसे कहा गया है। माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है, लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं, मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते जाते रहते हैं। तो बताइए जरा इसमें कि इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा। आपको उत्तर लगाना है इसका। तो इसका कौन सा आंसर है, जीव जंतु जो उस घर में रहते हैं, ये हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थीं। दोनों ने खुशी से उस घर में स्वागत किया। दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा, लेकिन पिताजी ने उन्हें घर में रहने दिया। तो आप बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा हमारा, कि पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना कर दिया। ये हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी कि इससे आपको क्या पता चलता है। माँ चाहती थी कि गौरैया घर से ना भगाई जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को गौरैया की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। तो पाठ के आधार पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा उपयुक्त है, कि माँ को पिताजी के जो प्रयत्न थे वो व्यर्थ लग रहे थे। ये हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। कहानी में देखेंगे हम, कहानी में क्या दिया है कि कहानी में गौरैया के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा गया है। दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयत्न को निरंतर जारी रखना, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर गौरैया किस प्रकार से, पाठ को याद करो कि बार बार वो आती, पिताजी के भगाने पर भी वो हार नहीं मानती, बार बार आती, यानी कि अपने प्रयासों को निरंतर जारी रख रही थी और असफलताओं से वह हार भी नहीं मान रही थी। दोनों ही उत्तर जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अपने उत्तरों को अपने मित्रों के साथ उत्तरों से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों। मतलब अभी जो हमने उत्तर चुने थे, तो आप बाकी बच्चों ने हो सकता है कुछ और उत्तर चुने हों। यहाँ पर बताया गया कि या आपने ही इसके अलावा कोई दूसरे उत्तर चुने हैं, तो क्यों चुने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले प्रश्न को कि चूहे, चमगादड़, चींटियाँ और चिड़ियों के कारण पिताजी ने अपने घर को सराय कहा था। कि जिस प्रकार चिड़ियों वो बताया था कि गौरैया आ रही थी, चूहे थे, चमगादड़ थे, बर्रे थे, चींटियों का झुंड था, ये सारी चीज़ों की वजह से पिताजी को अपना घर कैसा लगता था, सराय के जैसा लगता था। कहानी में घर के असली मालिक जो है जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, जैसे चूहे, कबूतर, तोते, गौरैया, बर्रे आदि। ठीक है, और भी वहाँ पर जीव जंतु रहते थे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और भी गौरैया के प्रति, तीसरा जो हमने उत्तर चुना था, गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। पिताजी को अपने घर में गौरैयों का रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि माँ गौरैयों के प्रति सहानुभूति रखती थी और उन्हें भगाने के लिए भी मना किया था। तो दो वहाँ पे पिताजी, माताजी और गौरैया, तो उनके स्वभाव जो है किस तरीके से थे। माँ बार बार, अगला प्रश्न में चुना था क्यों, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी क्योंकि उन्हें यह पता था कि पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ हैं। उन्हें पता था कि गौरैया जो है वो अपने घोंसले में बार बार आएगी। पिताजी के जितने प्रयत्न थे, यानी कि प्रयास थे, वो बेकार लग रहे थे। कहानी में गौरैया के बार बार लौटने को निरंतरता जारी रहने के पहलू को जोड़ता है, जो कि हमें
संघर्षरत रहने की भी प्रेरणा देता है। कहानी में जिस प्रकार गौरैया के साथ बार बार समस्या आ रही थी, लेकिन बार बार वो आ रही थी और अंत तक उसने अपने घोंसले में अंडे दिए और बच्चे भी उसके हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि लगातार अगर हम प्रयास करते रहते हैं तो ये हमें एक संघर्षरत किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको लगातार संघर्षरत प्रयत्न करना चाहिए, इसका संदेश में देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न दिया है, पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें अपने सबसे उपयुक्त अर्थ के साथ मिलाइए। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। जैसे अगर हम देखें, वह शोर मचाता है कि कानों में पर्दे फट जाएं। वह शोर मचता कि जैसे कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते कि पक्षी गा रहे हैं। दूसरा है, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मस्ती कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहले वाले में देखेंगे क्या बताया गया कि पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। एक तो उत्तर हमारा ये दिया है। दूसरा क्या दिया गया है हमारा इसमें देखेंगे कि पिताजी को, यहाँ पे देख लेंगे, पिताजी को पक्षियों का चहचहाना शोर जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता है। तो अगर हम इसके आंसर को मैच करेंगे चैप्टर के अनुसार, हमारा सेकंड वाला अर्थ है उससे बिल्कुल उपयुक्त मैच कर रहा है। इसके साथ हम और देखेंगे कि आंगन में आम का पेड़ जो है, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं जैसे किसी मेले में डेरा डालकर। तो ये हमारा कहानी के अनुसार सेकंड वाला ऑप्शन सही है। धमा चौकड़ी मस्ती, पिताजी की भाग दौड़ और शोर इतना होता कि घर के चूहे चैन से सो नहीं पाते। अब ये देखो गलत हो गया ना, चूहे चैन से नहीं सोए, लोगों के लिए बोला गया था। चूहों की भाग दौड़ और शोर इतना होता कि घर के लोग जो हैं चैन से सो नहीं पाते थे। ये हमारा करेक्ट उत्तर है। तो आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही। पिताजी को ऐसा लगता था कि माँ उनका मजाक उड़ा रही। तो पिताजी माँ का मजाक समझ रहे हैं, मजाक समझ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है, पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगा था कि माँ उनकी चेष्टाओं पर उपहास कर रही है। तो अगर हम देखेंगे कहानी के अनुसार कौन सा उत्तर हमारा सही है, सेकंड वाला। अगला प्रश्न देखेंगे कि पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाकर कुर्सी पर बैठे। पिताजी, अब इसका देखो, पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठे। दूसरा है, पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक ओर रख दी। तो कहानी के अनुसार पिताजी को ऐसा लगा कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है चिड़ियों को भगाकर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो विजयी मुद्रा में बैठ गए कि मतलब मुझे जीत हासिल हो गई। तो पहले वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है, इतने में रात पड़ गई। तो यहाँ पर रात पड़ गई का मतलब क्या है कि यह बताया गया है कि कहानी की घटनाओं के बीच बीच में रात हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। तो इसके अनुसार हम देखेंगे तो ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। तो गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी जैसे कोई राग गा रही हूँ। गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी जैसे राग मल्हार गा रही हूँ। तो कौन सा उत्तर सही होगा, फर्स्ट वाला। इस तरीके से हमने अपने ये जो है अर्थ को मैच किया। अगला प्रश्न देखेंगे हम इसका। अगला प्रश्न दिया है कि आपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ चुने हैं और क्यों चुने हैं। तो अगर हम पहले वाले जो हमने अभी मिलान किया था उसी के बारे में बोला गया, क्योंकि यह पिताजी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। वह चहचहाहट को शोर मानते हैं जबकि लोग उसे पक्षियों का गाना मानते हैं। उनकी कहानी के अनुसार तो यही है। क्योंकि अगला प्रश्न है डेरा डालना, क्योंकि डेरा डालने का सीधा अर्थ होता है कि वहीं ठहर जाना, अस्थायी निवास करना, ठीक है। कहीं पर भी आपने अपने डेरा डाल लिया मतलब अस्थायी रूप से अपने वहाँ पर बस गए। थर्ड वाले का हमने चुना था क्योंकि वाक्य में पहले से ही चूहों का जिक्र किया गया जो रात भर कमरे में दौड़ते रहते थे जिससे घर के लोगों की नींद खराब हो जाती थी। अगला हमने चुना था क्योंकि माँ व्यंग करती थी और हंसती थी। पिताजी को यह लगता था कि पिताजी को ऐसा लगता था यानी भ्रम होता था, ठीक है। पिताजी को ऐसा लगता था। पांचवा प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने गौरैयों को भगाने के बाद खुद को विजेता और समझ लेता जिससे उन्हें गर्व महसूस हो रहा था। छठे का है, क्योंकि ढलना शब्द समय के बीतने का संकेत देता है। और हमने जो सातवां प्रश्न चुना था, क्योंकि मल्हार गा रही थी, यह एक प्रतीकात्मक यानी कि चहक रही थी, खुश हो रही थी। प्रतीकात्मक रूप से अगर हम देखें तो चिड़ियों का चहकना जब वो खुश होते हैं या मनुष्य भी जब खुश होते हैं तभी वो गाना गाते हैं। अगला हम प्रश्न पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका अर्थ क्या समझ में आया। अपने विचार समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहली पंक्ति हमारी दी गई है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो ये उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया होगा। ये बात किसने कही थी, ये बात माँ ने कही थी, ठीक।
ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। माँ को लग रहा था कि अब तो चिड़ियों ने घोंसले में अंडे भी दे दिए होंगे और अब अंडे छोड़कर चिड़ियाँ नहीं जाएंगी, इस समय उन्हें निकालना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये माँ को ऐसा लगता था। अगली पंक्ति है, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। ये किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। पिताजी ने ऐसा इसलिए कहा, जैसे इंसानों को अपने घर से लगाव होता है वैसे ही इन पक्षियों को भी अपने बसेरे से प्रेम होता है, लेकिन बाधाओं के कारण उन्हें मजबूरी में बेघर छोड़ना पड़ता है। यह पंक्ति मानवीय भावनाओं और पक्षियों की संवेदनाओं के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करती है। अगली पंक्ति है हमारी, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये भी किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। तो ऐसा हमने कहानी में पढ़ा था। यह पंक्ति बताती है कि किसी को सचमुच निकालना हो तो केवल कहने से नहीं बल्कि उसका आश्रय यानी घर को नष्ट कर देना चाहिए। यह बात गौरैयों के घोंसलों के संदर्भ में कहानी में कही गई है। तो हमने कहानी पढ़ी थी कि किस प्रकार माँ की संवेदनाएं चिड़ियों के प्रति थी और पिता की संवेदनाएं किस प्रकार थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? अब यहाँ पर देखेंगे आप कि हम इसमें एक से अधिक पात्रों को चुन सकते हैं, एक पात्र, दो पात्र, या आप किसी और पात्र को भी चुन सकते हो, माँ, पिताजी, लेखक, गौरैया। ठीक है, आप जिसको चाहे उसको चुन सकते हो। तो मुझे इस कहानी में गौरैया का जो पात्र है सबसे अच्छा लगा। वह निडर है, साहसी है, अपने घर के लिए संघर्ष करने वाली है। उसकी आत्मनिर्भरता और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उसका संघर्ष बहुत ही प्रेरणादायक है। तो मुझे ये जो है पात्र गौरैया का सबसे अच्छा लगा। यहाँ पर आप माँ का पात्र ले सकते हो कि माँ भी कैसी है, माँ सहनशील है, पक्षियों के प्रति प्रेम रखती है। ठीक है, वो समझती है, इसलिए माँ का पात्र ले सकते हो। पिता का ले सकते हो कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो उनको अपने आप पर विश्वास है। ठीक है, या गर्वीले स्वभाव के हैं वो। तो आप जैसा चाहे, आपको जो भी पसंद हो आप उसे लिख सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक को घर में चिड़ियों ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? लेखक के घर में चिड़ियों ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? उसने घोंसला वहाँ क्यों बनाया होगा? मतलब आपको कल्पना करनी है, ऐसा क्यों किया होगा? तो इसका उत्तर देखेंगे कि यहाँ क्या बताया गया, चिड़ियों ने लेखक के घर में पंखे के ऊपर अपना घोंसला बनाया था। शायद उसे वह स्थान सुरक्षित और शांत लगा होगा जहाँ वह आराम से अपने अंडे दे सकें और बच्चों को पाल सकें, इसलिए शायद उन्होंने बनाया होगा। कल्पना करके आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? हाँ, पशु पक्षी भी अपने परिवार और घर का महत्व समझते हैं। ये आप इसको अगर समझते हैं तो बताइए, उसका उत्तर लिखिए। जैसे कहानी में गौरैया ने अपने घोंसले और बच्चों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, वैसे ही हम अपने घर से बहुत प्रिय, मतलब उनको घर को मानते हैं। ठीक है, घर को प्रिय मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। ये बात किसने कही थी? लिख के बताइए जरा एक बार कि अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? इस कथन से पिताजी के दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता का परिचय मिलता है। अब वे पशु पक्षियों के लिए भी सोचने लगते हैं और उनके अधिकारों का सम्मान, मतलब बाद में। ठीक है, बाद में उनको लगता है कि भाई उनका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, मैं अपने घर में उनको नहीं रहने दूंगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसे बदलाव आया? ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि गौरैया बार प्रयास कर रही थी, लेकिन बाद में उसके व्यवहार में बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया? जब गौरैया ने अपने घोंसले को टूटते हुए देखा तब वह गुमसुम उदास हो गई और उन्होंने गाना भी बंद कर दिया। उसमें कहानी में था ना कि उनका रंग भी थोड़ा कैसा हो गया था, काला सा पड़ गया था, कमजोर सी दिख रही थी, वो गा भी नहीं रही थी, क्योंकि घोंसले के टूटने से उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता हो रही है। जिस प्रकार मनुष्य को अपने घर टूटने से अपने बच्चों की, परिवार की चिंता होती है, वैसे पशु पक्षियों में भी ऐसा ही मानवीय संवेदनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से अपने घर में, उसके घर में प्रवेश किया था? लेखक की सूची बनाइए, गौरैया ने इन स्थानों में प्रवेश कैसे किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसने रोशनदान, ठीक है, दरवाजे के नीचे से, खिड़की से, दरवाजों से, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि उसे यह स्थान घुसने के लिए आराम से अपने घोंसले में जा सकती थी, इसलिए उसने इन स्थानों को चुना। अगला प्रश्न है, इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? मतलब ये कहानी हमें कौन बता रहा है? तो यह कहानी लेखक सुना रहा है। कहानी में बार बार मैंने देखा, मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं अवाक रह गया, जैसे वाक्य आए। इन वाक्यों से साफ होता है कि यह लेखक जो घर की घटनाएं देख रहा है और सब कुछ पाठकों को अपने अनुभव के रूप में सुना रहा है। तो इस हिसाब से लगता है कि ये कहानी लेखक सुना रहा है। अगला प्रश्न है, माँ बार बार कह रही थी अब गौरैया यह घर नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि गौरैया अब घर छोड़ के नहीं जाएगी? माँ यह बात इसलिए कह रही है क्योंकि गौरैया ने जिस संघर्ष और लगाव से अपना घोंसला बनाया है, उसे स्पष्ट होता है कि अब इतनी आसानी से वह हार मानने वाली नहीं है और अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते जहाँ चिड़ियाँ अपना घर बना रही हैं। अपने घर में उन्हें देखकर आपको कैसा लगता, आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे घर में रहता जहाँ चिड़ियाँ अपना घोंसला बना रही हैं तो मैं उन्हें देखकर खुश होता, मैं उनके लिए सुरक्षित स्थान बनाए रखता, उन्हें तंग नहीं करता
और मैं उनके बच्चों को देखकर आनंदित होता और कोशिश करता कि मैं उन्हें खाना पानी भी खिला सकूं या दे सकूं। आप अपने अनुसार बताइए कि आप कैसा फील करते हैं अगर आपके घर में कभी कोई पक्षी आके घोंसला बना दे और वो अगर अंडे वहाँ पर रख ले, तो आप उन्हें निकाल के फेंकेंगे, उनके लिए खुश होंगे या आपको देख के अच्छा लगेगा, या आप भी पिताजी की तरह डिस्टर्ब होंगे, जैसे हमने कहानी में पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया हो। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? क्यों? प्राणियों के नाम जैसे चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी आदि, जैसे कहानी में ये दिखे थे। अगर मान लीजिए गौरैया की जगह कोई और होता तो कैसा होता? अगर चूहा, मच्छर, कॉकरोच, मक्खी आदि आ जाते तो घर के लोग परेशान हो जाते, उन्हें भगाने की कोशिश करते, क्योंकि ये प्राणी गंदगी और बीमारी फैलाते हैं। लेकिन अगर बिल्ली, तितली, कबूतर घर में आ जाएं तो लोग उन्हें सहन कर सकते हैं या प्यार से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें भी बाहर निकालना चाहेंगे और कुछ लोग इनको पालतू बना लेते हैं। इस प्रकार इस पर निर्भर करता है कि प्राणी हानिकारक है या नहीं है। मतलब प्राणी यानी जैसे कुत्ता वफादार कुत्ता होता है, घर की सुरक्षा करता है, कुछ लोग कबूतरी पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपको उनसे, कई बार तो कबूतर वगैरह जैसे देखा होगा लोग पालते हैं और कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये मनुष्य के स्वभाव पर और पक्षी आपको उनका व्यवहार कैसा लगता है उस पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें घर में रहने देंगे या भगा देंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई, उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? लेखक को अगर हम देखेंगे तो इसमें कहानी में क्या होता है, लेखक को यह देखकर हैरानी हुई कि चिड़िया इतनी निर्भीक होकर उसके घर में घोंसला बना रही हैं। उसे विस्मय इस बात का हुआ होगा कि चिड़िया इंसानों से डरती हैं, फिर भी वे उसके घर में सुरक्षित समझ रही हैं और अपना वहाँ घर बना लेती हैं। तो ये बड़ी बात है ना कि आप किसी के घर में जाकर निडर होकर अपना घर बना लो। तो ये चिड़ियों की निर्भीकता है, निडरता है कि वह बिना डरे ही मनुष्य के घर में अपना पक्षी जो है घोंसला बना लेती हैं। अगला प्रश्न है, माँ मदद तो कर रही थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? ठीक है, तो आप बताना है। शायद माँ इसलिए मदद नहीं कर रही होगी क्योंकि वे चिड़ियों को निकालने नहीं चाहती थी। उन्हें यह दृश्य मनोरंजक लगता होगा। पिताजी चिड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे और चिड़ियाँ बार बार लौट आ रही थी। पूरी की पूरी घटना में माँ जो है आनंद ले रही थी या चिड़ियों के प्रति सहनशील थी। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो कि माँ को ये सब आनंद लग रहा था या माँ सहनशील थी। ठीक है, माँ कहीं ना कहीं सहानुभूति रखती थी चिड़ियों के प्रति, इसलिए भी वह ऐसा नहीं कर रही थी। अगला प्रश्न देखेंगे। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता तो शायद बूढ़ा, उसे सर्दी बहुत लगती थी। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा, वह व्यक्ति कैसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम अपने उत्तर को। मैंने देखा कि एक बिल्ली हर समय घर की खिड़की के पास बैठी रहती, बाहर झांकती रहती। वह शांत रहती और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इससे मैंने अनुमान लगाया कि वह एक शांत स्वभाव की बिल्ली है। शायद बाहर की दुनिया में उसकी उसे कोई यादें हों जिन्हें वह देख रही हो, या शायद उसे खुले में घूमना पसंद हो। तो ये ऐसे ही आप तोता, कबूतर, है ना, तितली, किसी के स्वभाव के बारे में कल्पना करके अनुमान लगा के लिख सकते हो। जैसे कि लेखक ने चूहे के बारे में, अंगीठी के पीछे मतलब सर्दी लग रही है। ये जस्ट आपको एक कल्पना करनी है। ठीक है, अपने विचारों को देना है कि ऐसा क्यों कर रहा होगा। असलियत में नहीं है पर आप सोच सकते हो ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पिताजी कहते कि यह घर सराय बना है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते हैं बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे कि बताया गया कि सराय मतलब जहाँ हमने पढ़ लिया तभी, सराय रहने का स्थान। सराय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ लोग अस्थायी रूप में आते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब कुछ समय के लिए डेरा डालते हैं और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद वहाँ से चले जाते हैं। जबकि घर वह स्थान होता है जहाँ परिवार स्थायी रूप से रहता है, परमानेंट वहीं रहता है। सराय में अपनापन नहीं होता क्योंकि लोगों को पता है 2 दिन के लिए, 1 रात के लिए, कुछ दिन के लिए हम यहाँ पर ठहरे हैं फिर चले जाएंगे। वहाँ अनजाने लोग होते हैं। जैसे आपने डेरा डाला है वैसे कोई और राहगीर ने डाल लिया है या कोई और आके पहले से 4 दिन से रह रहा है। तो सभी लोग अलग अलग जगह से आए होते हैं, अपरिचित होते हैं। जबकि घर में सुरक्षा, प्रेम, निजता और यहाँ पर अपनापन होता है घर में। पिताजी ने यह इसलिए कहा होगा क्योंकि चिड़िया बिना पूछे आकर वहाँ रहने लगी, जैसे कोई भी सराय में आ जाता है। सराय एक ऐसा स्थान होता है जो एक सार्वजनिक स्थान होता है कि कोई भी जाके वहाँ टिक सकता है। ठीक है, जैसे अनाथालय होता है ना, उसी तरीके से मतलब आप देखते हो ना ट्रेन वगैरह में जहाँ पर वेटिंग रूम होता है, उस तरीके से कि कोई भी यात्री आके वहाँ बैठ सकता है और 1 रात कुछ घंटे तक वहाँ पे आराम कर सकता है। वैसे ही होते हैं सराय। अगला प्रश्न हम देखेंगे।
वे अभी भी झांके जा रही थी, चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही दो गौरैया क्या क्या बोल रही होंगी। मतलब अनुमान लगाइए कि जब जो डंडा लेकर लेखक के पिताजी उसको हटा रहे थे तो बताया जा रहा है कि वो क्या सोच रही होंगी, छोटे छोटे जो बच्चे थे गौरैया के। ठीक है, अब यहाँ पर संवाद के तौर पर एक संवाद में क्या है, दो लोगों के बीच बातचीत। तो पहली गौरैया और दूसरी गौरैया, देख बहन, यह तो वही घर है ना जो माँ बनाकर गई थी या माँ बताकर गई थी। तो दूसरी ने क्या बोला, हाँ, और देख वही खिड़की, माँ ने बताया था वहीं से दाना मिलता है। चींची, हम आ गई, कोई है यहाँ? मतलब वो अपनी आवाज़ जैसे बोलते ना हम लोग, कहाँ हो, वैसी चींची, हम आ गए, कोई है यहाँ पर? लगता है अभी कोई नहीं है। दोनों जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं वो आपस में बात कर रही हैं। इसके अलावा आप भी अपनी कोई बातचीत बना सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, चिड़ियाँ एक दूसरे से पूछ रही थी कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी। ठीक है, मतलब जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब लेखक ने क्या किया था कि उसको बनाया हुआ था, गौरैया ने जब अपना घोंसला बनाया था तो लेखक उसको शुरू शुरू में भगा रहा था। ठीक है, तो उसमें पिताजी जब शुरू शुरू में भगा रहे थे तो वो चिड़िया जो थी झाँक के चेंचहा रही थी, अरे देखो ये आदमी क्या कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है। ठीक है, शायद हमें भगाने की कोशिश कर रहा है, पर हमें तो यहीं रहना है, अभी हमारा घर है, हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, यह हर बार ऐसे ही करता है। तो ऐसे आप भी अपनी बातचीत बना सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, एक दिन गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होंगी। ये संवाद ही चल रहा है हमारा, ठीक है, कि किस प्रकार से इसमें होगा। तो हम देखेंगे इसका उत्तर कि संवाद में पहली गौरैया कहती, वाह कितना सुंदर और शांत घर है। दूसरी कहती, हाँ, और देखो कितनी जगह है, यहाँ हम आराम से अपना घोंसला बना सकते हैं, चलो अब यहीं रहेंगे। इंसानों को आदत डालनी होगी हमारी उपस्थिति की, इंसान भी। ठीक है, मैं छत के कोने से मैं तिनके इकट्ठा करती रहूँगी, जो उसने पंखे के ऊपर बनाया हुआ था। तो इस तरीके से ये संवाद है। संवाद का मतलब होता है दो लोगों के बीच बातचीत। आप, ये काल्पनिक है, आप भी अपनी तरीके से कोई और चिड़ियों की बातचीत करा सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंच में चुगा डालने लगे। गौरैया और उनके बच्चों में क्या क्या बातें हुई होंगी। अब देखो इसमें क्या हुआ होगा कि माँ, आप इतनी देर से क्यों आई? भूख लगी थी। पापा, आज क्या लाए हैं खाने में? जैसे आप बच्चे छोटे बच्चे बोलते हैं, आज क्या लाए हैं पापा खाने में? तो गौरैया माँ कहती है, थोड़ा धैर्य रखो बच्चों, आज दाना कम मिला है। पिता, जो दूसरा वाला है गौरैया, अब हम आ गए हैं, लो खाओ और बड़े होकर उड़ना सीखो। मैं तो सबसे पहले उड़ूंगा। नहीं, मैं पहले उड़ूंगा। माँ हंसते हुए, अभी खाओ, उड़ने का वक्त भी आएगा। तो इस तरीके जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता से बात करते हैं, वैसे यहाँ पर जो है दोनों गौरैया जो है बात कर रही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बदली कहानी। प्रश्न है हमारा, मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे ना निकले होते, ऐसे में कहानी कैसे आगे बढ़ती? यह बदली हुई कहानी लिखिए। मतलब आपको कल्पना करना है कि बच्चे निकल आए थे लेकिन बच्चे न निकले होते तो कहानी का अंत कैसा होता और कहानी किस प्रकार की होती। तो उसी के बारे में देखेंगे हम लोग कि अगर घोंसले में अंडे से बच्चे न निकले होते तो कहानी एक अलग ही मोड़ लेती। पिताजी को चिड़ियों की उपस्थिति से पहले से ही परेशानी थी। अगर अंडों से बच्चे नहीं निकलते तो शायद पिताजी किसी दिन घोंसला हटा देते। चिड़िया कुछ समय तक वापसी करती, फिर जब उन्हें अंडों के नष्ट हो जाने का एहसास होता तो वे दुखी हो जाती और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में उड़ जाती। लेखक को इस घटना से एक भावनात्मक अनुभूति होती। वह सोचता कि अगर हम थोड़ी सी जगह और सहनशीलता दिखाए तो किसी जीव का जीवन बच सकता था। शायद इस बात से दुखी होती कि बच्चों का जन्म नहीं हो पाया। इस तरह यह कहानी संवेदनशील, विचारशील मोड़ पर समाप्त होती, जिसमें मनुष्यों और पशु पक्षियों के सह अस्तित्व का संदेश होता। ये एक कहानी का अंत ऐसा बनाया है कि इस तरीके की कहानी मोड़ लेती अगर ऐसा ना होता। तो आप भी बताइए कि अगर अंडे, कुछ और भी बना सकते हो कि पिताजी क्या करते उस घोंसले का, है ना, कहानी कैसी होती। कहने का ढंग, क्रिया विशेषण। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों को ध्यान से दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन में बात बनाइए। आपसे बोला गया है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन करे थे जो आपके चैप्टर से दिए हैं, इसी अभ्यास प्रश्न में कुछ व्याकरण के क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ पर हम आज के उसको पढ़ने जा रहे हैं, क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण क्या होता है पहले तो आप ये जान लें। क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये क्या होते हैं? अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारी। ठीक है, अभिकारी का मतलब ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अभिकारी कहते हैं। तो आज हम लोग
क्रिया विशेषण से कुछ संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो बताया गया है कि यहाँ पर कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे झिटक कर, ठीक है, झिड़क कर। तो आपको इससे ही एक सेंटेंस बनाना, जैसे लिखा है पिताजी ने झिड़क कर कहा तू खड़ा क्या देख रहा है, ठीक है। अब इसी शब्द को आपको यूज करके क्रिया विशेषण शब्द का एक सेंटेंस बनाना है। जैसे हम देखेंगे इसमें दूसरा प्रश्न देखेंगे अपना, क्या बताया, टीचर ने झिड़क कर कहा कितनी बार समझाऊं कि तुम होमवर्क समय पर किया करो, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर शब्द दिया गंभीरता से। कहना, माने कैसे कहा, कहना, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। तो कहना क्या है, क्रिया है। कहना, बोलना, सुनना, चलना, दौड़ना, ये सभी क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है। अब ये क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, कैसे है, गंभीरता से कहा। कैसे कहा, गंभीरता से। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो शब्द हैं वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। गंभीरता क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब हमें अगला प्रश्न देखना है कि हमें एक आप खुद से वाक्य बनाइए। जैसे डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, ठीक है, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा कि अगर समय पर दवाई नहीं लोगे तो तबीयत बिगड़ सकती है। पहला सेंटेंस हमें चैप्टर से दिया है, दूसरा सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। कैसे कहा, गुस्से में कहा। तो इसका हम देखेंगे खुद से प्रश्न में। आप भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके कोई नया सेंटेंस बना सकते हो। जैसे राहुल ने गुस्से में कहा कि अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, जैसे ये शब्द है गुस्से में, ठीक है, गंभीरता से, झिड़क कर, ये हमारे क्या है, अभिकारी शब्द हैं। और अभिकारी में क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। अभिकारी में ये क्या दिया है, क्रिया विशेषण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि आप इससे मिलते जुलते, ठीक है, अब आप इससे मिलते जुलते जो है शब्दों को देखें। जैसे अब आप इससे मिलते जुलते कुछ क्रिया विशेष शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। मतलब अब आप इससे और भी, जैसे अभी तो जो शब्द था केवल हमने उसी को, तो हम इसके और भी मतलब ऐसे शब्दों को चुनना है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे धीरे से, अब धीरे से मैंने आपको दिया है तो आपको क्या करना है, इससे एक शब्द बनाना है। जैसे दिया धीरे से, अब धीरे से बोलो, धीरे से चलना, ठीक है, धीरे से। तो जो चलने की है, बोलने की है, तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चा धीरे से बोला, तो बोलना क्या है, क्रिया है। मुझे नींद आ रही है, ठीक है। अगला जोर से, उसने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है। अटकते हुए बोलना, तो बोलना फिर से क्रिया, चिल्लाकर, कहना, ठीक है। शर्मा कर, सीमा ने शर्मा कर कहा कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सहम कर बोला, मुझे डर लगता है, ठीक है। बच्चा सहम कर बोला, मुझे डर लगता है। फुसफुसाते हुए, यानी कि दोनों दोस्त फुसफुसाते हुए राज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है शब्द, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। आप यही शब्द या फिर और भी शब्द लेकर कुछ वाक्यों को बनाने का प्रयत्न करेंगे। आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्यों जैसे कौन कौन से काम करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया था कि कहानी में लेखक ने क्या बोला कि जैसे मनुष्य घर में क्या करता है, काम करता है, बैठता है, उठता है, वैसे ही कुछ उसके घर में जो जीव जंतु हैं वो ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई मनुष्य रह रहा है। तो देखेंगे कौन कौन से उन्हें कहानी में से उदाहरण है। जैसे पहला है, किसके लिए बोला गया है, बिल्ली के लिए, ठीक है। बिल्ली के लिए उन्होंने क्या बोला है कि फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। याद करो कहानी को कि बिल्ली कभी कभी दूध पी जाती थी, है ना, और कभी कभी झाँक कर बोलती फिर आऊँगी कभी। जैसे कोई पड़ोसी है ना, कहता फिर आऊँगी, है ना, आऊँगा या आऊँगी। अब कुत्ता क्या करता था, दरवाजे पर बैठकर पहरेदारी की तरह पहरा देता, जैसे कोई पहरेदार होता है वैसे पहरा देता है। गौरैया क्या कर रही थी, यहाँ पर देखेंगे कि गौरैया जो है वो बिना पूछे घर में आकर अपना घोंसला बना लेती है, जैसे कोई जिद्दी मेहमान। चूहा क्या कर रहा था, एक चूहा छत पे बैठता था जाकर टंकी पर और एक अंगीठी के पीछे बैठकर मानो सर्दी से बचता जैसे कोई बूढ़ा इंसान। कबूतर ऐसे गुटर गुम करते जैसे घर में बच्चों का शोर हो रहा हो। तो ये जो उसके घर में जीव जंतु रहते थे उनके मनुष्यों की जैसी जो क्रियाएं हैं लेखक ने उस तरीके से प्रयोग किया है। तो आगे देखेंगे अगला सेंटेंस हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा हेर फेर मात्रा का। अब हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मात्रा का अगर हम बदल दें तो किस तरीके से हमारे जो है अर्थ भी बदल जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ दिया गया है, अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं को और अर्थों में अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, जैसे दिया है नाच, ठीक है, नाचा और नचा। अब ये केवल आ की मात्रा पहले ना पे लगी है, फिर ना और चा दोनों पे लगी है, फिर ना पे नहीं लगी, चा पे लगी है। तो एक नाच है, एक नाचा है और एक नचा है।
अब अगर इनके सेंटेंस देखें तो इस तरीके बन जाएंगे, मुझे नाच बचपन से ही पसंद है। दूसरा, नाचा, वह कल स्कूल में बहुत अच्छा नाचा। नचा में क्या, अध्यापक ने बच्चों को मंच पर नचा दिया। समझ आया आपको कि मात्राओं से कैसे शब्द के मीनिंग बदल जाते हैं, उसी तरीके से उसके हम सेंटेंस भी बनाएंगे। अगला क्या दिया है, हार, हरा और हारा। ठीक है, अगर हम इसके सेंटेंस देखेंगे, उसने माँ को फूलों का हार दिया, हार जो गले में पहनते हैं। ठीक है, हमारे गांव की टीम ने शहर को हरा दिया। ठीक है, हमारे गांव की टीम ने शहर को हरा दिया, मतलब एक शहर की टीम है, एक गांव की टीम, तो हरा मतलब जो आप एक दूसरे को, एक जीतना होता है, एक हारना होता है, वो वाला। अगला है हारा, वह मेहनत करने के बाद भी प्रतियोगिता में हारा, मतलब जो खुद से हार गया एक। ठीक है, अब जैसे होता है ना, एक फेल हो जाना, तो यहाँ पर इस तरीके से एक फेल होने के अर्थ में है, एक विजय और पराजय के अर्थ में है, और एक गले में पहनने वाला हार के अर्थ में है। अगला दिया हुआ है पिता और पीता। ठीक है, इनके सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो मेरे पिता बहुत समझदार हैं। दूसरा क्या, वह रोज़ सुबह दूध पीता है। तो एक मात्रा से कितना अंतर हो जाता है। ठीक है, एक छोटी की मात्रा, एक बड़ी की मात्रा है। शब्द वही, अक्षर वही है, पर मात्रा ई, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, अगला दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़े आ का क्या होता है, डंडा होता है। यहाँ पर ई की मात्रा है, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ऊ की मात्रा। ठीक है, ऊ की मात्रा में क्या दिया, एक छोटा हुआ है, एक बड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक है चूक, और यहाँ पर देखो दोनों बार चूक है, लेकिन उपयोग अलग अलग, सॉरी, यहाँ पर दोनों ही पे ऊ की मात्रा है, आप छोटू की मात्रा भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिया है, समय पर आने की चूक मत करना। ठीक है, समय पर ना आने की चूक मत करना। दूसरा क्या, छोटी सी चूक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोनों ही सेंटेंस में उसके अर्थ अलग अलग हैं। अगला देखेंगे नीचा और यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या बताया गया है, नीच मतलब क्या होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक तो नीचा दिया है और एक नीचे दिया है। तो अगर हम इसका देखते हैं कि उसने गलत बात कहकर मेरा सर नीचा कर दिया, मतलब उसकी इज्जत जो थी कम हो गई है किसी की, मतलब गलत कोई आप शब्द बोलता है, गलत व्यवहार करता है, तो जाहिर सी बात है शर्मिंदा होना पड़ता है उसे। तो यहाँ पर यही मतलब है। और नीचे का मतलब क्या है, गेंद मेज के नीचे गिर गई। तो दोनों में मात्राओं का अंतर है, यहाँ पर नीचा आ की मात्रा, यहाँ पर नीचे ए की मात्रा है। अगला देखो क्या दिया है, सहसा और साहस। सहसा मीन्स अचानक होता है और साहस मीन्स हिम्मत होती है। तो अगर इसका सेंटेंस अगर देखें तो वह सहसा ही कमरे में आ गया, वह अचानक कमरे में आ गया। उस बच्चे ने सांप को देखकर भी साहस दिखाया। अक्सर हम सांप वगैरह को देख कर डर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया, साहस मतलब हिम्मत। तो इस तरीके से मात्राओं से किस तरीके से हमारे अर्थ बदल जाते हैं। ऐसे ही आप कुछ और मात्राएं, छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। टोटल स्वर हमारे कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, अगर आप देखेंगे तो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अंग और आ, अयोग वहा होते हैं, वो हमारे स्वर नहीं होते हैं, लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अगला दिया हुआ है कि माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। ये एक हमारे लिए क्या दिया है टॉपिक, बात। इसको हम क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, क्लास का मतलब क्या है कि आप क्लास में या फिर अपने समूह में मिलकर इस प्रतियोगिता को खेल सकते हो। बात प्रतियोगिता होती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक को आपके पक्ष में तर्क देने हैं। किस में देने हैं, पक्ष में तर्क देना, और एक विपक्ष में तर्क देना। ठीक है, तो विपक्ष में तर्क देना यानी कि माँ निकालना चाहती थी, और पक्ष में तर्क देना माँ निकालना नहीं चाहती थी। पक्ष विपक्ष होता है, तो वही यहाँ पे दिया है। जैसे अगर मैं विपक्ष की बात करें तो माँ के ऐसे कौन कौन से सेंटेंस से पता चलता है कि वह चिड़िया को निकालना चाहती थी। ठीक है, यहाँ पर चिड़िया को निकालने के लिए है, और यहाँ चिड़िया को नहीं निकालना चाहती है। तो देखो माँ ने खुद कहा, तो ये माँ ने खुद कहा है। अगर हम तर्क देना चाह रहे हैं कि माँ भी चाहती थी निकालना, तो माँ ने कहानी में क्या कहा था कि अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले उड़ा देते तो ये उड़ जाती। मतलब इससे क्या पता चल रहा कि माँ भी चाहती थी कि चिड़ियों को अगर हम पहले उड़ाते तो उड़ जाती, मतलब वो निकालने के पक्ष में थी। अगर हम इसके तर्क विपक्ष में देखते हैं, मतलब इसका तर्क कि माँ जो है निकालना नहीं चाहती थी, तो यहाँ पर क्या दिया है, माँ ने यह भी कहा अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर क्या अर्थ है कि माँ निकालना नहीं चाहती है और यहाँ पर निकालना चाहती है। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, उन्होंने कहा, माँ ने क्या कहा, एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। जब पिताजी चिड़ियों को निकाल रहे थे तब। तो यहाँ इस बात से भी पता चलता है कि माँ चिड़ियों को निकालने के पक्ष में थी। अब देखो, माँ ने चिड़ियों को निकालने के लिए पिताजी की मदद नहीं की, बल्कि हंसती रही। तो इससे कि हाँ ठीक है तुम निकालो, हम नहीं निकालें, ये भी लिख रहा कि माँ नहीं निकालना चाहती थी। अगला है, इससे पता चलता है कि माँ चाहती थी कि चिड़ियाँ घर छोड़ दें। ठीक है, माँ ने कभी चिड़ियों को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही ज़बरदस्ती भगाया है। माँ को शायद साफ सफाई या घर के अंदर पक्षियों का रहना उचित नहीं लगा। माँ भी चाहती थी कि पक्षी से कहीं ना कहीं गंदगी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या,
उनके व्यवहार से लगता है कि वे चिड़ियों के प्रति स्नेहशील, संवेदनशील, ठीक है, और भावनात्मक रूप से लग रहा था कि जुड़ी हुई हैं, बस स्थिति को समझ रही थी, ठीक है। तो ये आपकी बात प्रतियोगिता है, आप यही टॉपिक ले सकते हो, इसके साथ में कोई और टॉपिक ले सकते हो। और आपको बात का मतलब होता है कि आप अपने जिस भी टॉपिक में उसके पक्ष में बोल रहे, विपक्ष में बोल रहे, आप अपनी बात तर्क के साथ प्रस्तुत करें, जिससे सामने वाला मानने को तैयार हो जाए। निष्कर्ष क्या निकलता है? माँ ने जो बातें कही वे व्यवहारिक थी, लेकिन उनका मन चिड़ियों को निकालने का नहीं था। उनका व्यवहार देखकर यही लगता है कि वे चिड़ियों से नाराज नहीं थी, बल्कि परिस्थिति को समझ रही थी, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला है, कमरे में फिर से शोर होने लगा। अब की बार पिताजी उनको देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। मतलब कहानी की रचना करनी है। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदला। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उन्हें अपने समूह में मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए जो वाक्य को विशेष बनाती हैं, ठीक है। किस प्रकार पिताजी जो है पहले चिड़ियों से बहुत परेशान थे, उनको निकाल रहे थे, लेकिन बाद में उन्हीं को देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं। तो हम अगर चर्चा करें कहानी में से निकालें तो कौन कौन से थे, जैसे अगर देखें कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 इसमें दिया है पात्रों का भावनात्मक परिवर्तन। जैसे पिताजी का दृष्टिकोण बदल गया भावनात्मक रूप से, जैसे ही उन्होंने चिड़िया के बच्चों को देखा। तो जिस प्रकार मनुष्य अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपने बच्चों के लिए घर छोड़ने को तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से चिड़ियों को देखकर, उनके बच्चों को देखकर पिता का हृदय परिवर्तन हो गया। संवाद मानो सजीव लग रहे हो। चिड़ियों के बीच जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, माँ पिताजी के बीच बातचीत हो रही थी, मानो सभी संवाद सजीव हों, ठीक है। कहानी में पारिवारिक संबंधों की झलक है। माँ है, पिताजी हैं, बेटा है, और जिस प्रकार पक्षियों का भी एक परिवार दिखाया गया, वो भी झलक दिखाई देती है। वातावरण का सुंदर चित्र दिखाया गया है। कहानी में भावनाएं जो है गहराई से दिखाई गई हैं। शब्दों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया गया, मुहावरों का प्रयोग किया गया, यथार्थ से घटनाओं को जोड़ा गया है। अंत में सीख या परिवर्तन है कि अंत में कहानी में सीख देती है कि किस प्रकार से हम पशु पक्षियों भी, उनके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। जैसे कौन कौन से हैं? नंबर 1 दिया है भावनात्मक परिवर्तन, प्रभावशाली संवाद, पारिवारिक संबंध की झलक, यथार्थ चित्र। ऑलरेडी हमने यही देखे, तो उन्हीं के बारे में देख सकते हैं दोबारा से कि उदाहरण देख सकते हैं। पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे हैं। यह वाक्य पिताजी को भावनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। प्रभावशाली संवाद कौन से? कमरे में फिर से शोर होने लगा था। यह संवाद कहानी में हलचल और वातावरण का संकेत देता है। पारिवारिक संबंधों की कौन सी झलक होती है? जैसे पिताजी और बच्चों के बीच के संबंधों से कहानी में पारिवारिक प्रेम झलकता है। कहानी का यथार्थ चित्र क्या है? कहानी का पूरा घटनाक्रम सामान्य परिवार जीवन की स्थिति को दर्शाता है, इससे पाठक जुड़ाव महसूस करता है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। यहाँ पर दिया है कि आपकी बात में क्या दिया है? कहानी की विशेषताएं दी हैं, कहानी को उदाहरण। कौन कौन सी विशेषताएं? जैसे दिया है किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। अगर हम इसके देखते हैं कि किस तरीके से बताया गया कि जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता, पिताजी कहते हैं वहीं सीधा हमारे घर पहुंच जाता, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। ये जो उदाहरण दिए हैं, हम यहाँ पर किस पर फोकस कर रहे हैं कि कहानी में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, जिनमें बहुत बड़ा चढ़ाकर बात को कहा गया। ऐसे उदाहरणों को एकत्र करना, लिखना है, ठीक है। अगला है कि हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग करना। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, माँ मदद तो कर रही थी, बैठी हंसे जा रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, इसमें देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सोचा कुछ और हुआ कुछ। लेखक सोचते थे कि चिड़ियाँ अपने आप उड़ जाएंगी, पर उन्होंने वहीं घोंसला बना लिया। अगला क्या दिया है? दूसरों के मन और भावों का अनुमान लगाना। ये कहानी का उदाहरण क्या है? लेखक के अनुमान लगाया कि चूहा बूढ़ा और सर्दी से बचने के लिए अंगीठी के पास बैठता है। ये अनुमान लगाया है, ठीक है। अगला दिया है कि किसी की कही बात को उसी के शब्दों में पिताजी कहते कि यह घर सराय बना हुआ, ठीक है। अगला दिया है कि किसी प्राणी या उसके कार्यों को कोई अन्य नाम देना। लेखक ने चिड़िया को बार बार आने को जिद कहा है, ठीक है। अगला क्या दिया था? किसी तीसरे को बिना कुछ कहे या सीधे सीधे बताना कि उस संवाद में लिखना। जैसे लेखक ने दर्शाया कि माँ चिड़ियों को निकालने में मदद नहीं कर रही थी, इसलिए वे बस हंस रही थी। तो ये इस तरीके के जो है विशेषताएं हैं, उनके हमने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चूं चूं करने लगी। अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा आपने, ठीक है। उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं, उनको बताना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर
कि अगर ये तो हमने चिड़ियों के लिए देखा था कहानी में, अब आप अपने रियल लाइफ में देखें। ठीक है, मैंने अपने घर के आसपास पक्षियों को घोंसला बनाते देखा, अंडे सेते देखा। जब पक्षी अंडों को सेते हैं तभी उसके अंदर से बच्चे बाहर आते हैं। अपने बच्चों को दाना खिलाते देखा। उनके व्यवहार में मुझे स्नेह, सुरक्षा की भावना और ममता आदि जिम्मेदारी दिखाई देती हैं। वे अपने बच्चों के लिए बहुत सतर्क और सजग रहते हैं। ठीक है, अगला है, कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। कहानी के अंत में पिताजी गौरैयों का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? उनके बारे में बताइए। यदि करते हैं, समस्या आती है तो उसे कैसे हल करते हैं? मतलब पिताजी के सामने समस्या आई, अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने भी लगे। तो यहाँ पर आपके लिए बोला गया, हाँ, मैंने अपने कमरे और किताबें अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ साझा करता हूँ। यदि किसी बात पर मतभेद होता है या कोई वस्तु खो जाती है तो हम आपस में बात करके समस्या सुलझा लेते हैं। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। परिवार के लोग गौरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गौरैया के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया? हमने देखा कि किस प्रकार उसमें कहानी में पिताजी का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। पहले भगाते रहते हैं, बाद में वही चिड़ियों की जो देख रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, उनका स्वभाव बदल गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? देखेंगे उत्तर। हाँ, एक बार मेरे दोस्त को मैं बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा समझता था, लेकिन जब मैं उसके परिवार से मिला और उसकी स्थिति समझी तब मुझे एहसास हुआ कि अंदर से बहुत संवेदनशील है। उस दिन से मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया और मैं उससे और अच्छा मित्र बन गया। ठीक है, कभी कभी दोस्तों के साथ ऐसा होता है, किसी को हम समझते कुछ और हैं, जब हकीकत पता चलती है तो अपना बाद में व्यवहार बदल लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, चिड़ियों का घोंसला। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए, उन्हें ध्यान से देखिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। जैसे सावधानी क्या बरतनी है? घोंसलों को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, अन्यथा पक्षी जो है अपने अंडों को क्या करेंगे, वो उनको नहीं सेते हैं या फिर वो उन्हें खतरा महसूस होता है, वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। तो कभी भी हमें अंडों को हाथ नहीं लगाना, उनका घोंसला छूना नहीं, केवल हमें दूर से देखना है। तो अगला देखेंगे हम किस तरीके से यहाँ पर आपके लिए बोला है। ये एक्टिविटी आप अपने आसपास खोजिए। जैसे हमने घोंसला देखा है, ठीक है, घोंसला किन चीज़ों से बनाया गया था, घोंसला खाली था या नहीं था, घोंसले में किस का पक्षी था, मतलब किस पक्षी का घोंसला था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं नीम के पेड़ पर, अक्सर गांव में या घर के बाहर नीम का पेड़ होता है, उसमें सूखी घास, पत्ते, टहनियों पर अंडे नहीं थे, कबूतर का घोंसला था। घर की खिड़की में टुकड़े सूत और जो पत्तियाँ होती उनसे बना हुआ घोंसला था। हाँ, खाली था, किसका था? गौरैया का था। गौरैया अक्सर घरों में घोंसला बनाती है। मंदिर के पीछे पीपल पर एक हमने देखा घोंसला, ठीक है, जो किसका बना था? मिट्टी, तिनके और घास का। बच्चे नहीं थे, वो किसका था? मैना का था। तो इस तरीके से एक्टिविटी है, आप उसे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि विभिन्न पक्षियों के घोंसलों के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार कीजिए। उसमें से आप चाहें तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। संक्षेप में अगर देखें तो गौरैया के बारे में अगर बात करें तो गौरैया का देखेंगे। गौरैया यह अक्सर घरों की खिड़की या रोशनदान या किसी ऐसे कोने में अपना घोंसला बनाती है। इसमें घोंसले में क्या होते हैं? कपड़े, सूत, छोटे कागज़ टुकड़े आदि। अगर मैना की बात करते हैं तो मैना का घोंसला आमतौर पर पेड़ों में जो खोखले हो जाते हैं वो पेड़, उनमें बना लेते हैं। ये मिट्टी, तिनके, घास बने हुए मजबूत घोंसले में, और ये अपने अंडे भी देती है। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारी पुस्तक है मल्हार, इसके बारे में दिया है क्वेश्चन। क्या दिया है कि जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। अब हमने अगर आप लोगों ने अपने पहला जो स्टार्टिंग जहाँ से होती है चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर से, वहाँ पर एक छोटा सा वो दिया हुआ है, ठीक है, जानकारी दी है। किसके बारे में दी है? मल्हार के बारे में। वही यहाँ पर जानकारी आपके साथ शेयर हुई कि मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध राग है। क्या है ये राग? यह राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है। आप जानते हैं कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम मल्हार भी इसी राग पर रखा गया है। इस तरीके से आपको क्या बताया गया कि यहाँ कुछ इंटरनेट के आपके साथ लिंक साझा किए गए हैं, आप इनसे उनको ओपन करके इस राग को सुन सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। अब यहाँ क्या बताया गया कि माँ ने व्यंग किया था। अब ये यहाँ पे हास्य व्यंग के लिए बोला गया। व्यंग का मतलब होता है कि किसी बात कोई असफल हो जाए या उस काम को ना कर पाए तो थोड़ा सा मजाक के टोन में जो हम बोलते हैं उसी को हास्य व्यंग बोलते हैं। डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट तरीके से बोलते हैं। जैसे आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस तरह से कही बात को व्यंग करना कहते हैं।
व्यंग का अर्थ होता है हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी की कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप। व्यंग से बात को सीधे ना कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है। उसमें चुटीलापन होता है, मतलब थोड़ी सी हंसी मजाक होती है और गंभीर सोच की संभावना से बनी होती है। अनेक बार व्यंग में हास्य भी छिपा होता है। जरूरी नहीं कि हर बार जो व्यंग दिया जाए उसमें हंसी ही आए। ठीक है, अगला देखो, जैसे यहाँ पर दिया है, आपको इस कहानी में ऐसे कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई है, उन वाक्यों को चुनिए और लिखिए। जैसे देखा है नीचे, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे। चूहे तो तुमसे डरते नहीं, अब चिड़िया क्या डरेंगी। चिड़िया तिनका लाएगी और तुम बैठे बैठे खांसते रहोगे। इन वाक्यों में हास्य व्यंग दोनों हैं जो पढ़ने पर हंसी सी ला देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अब चुने हुए वाक्यों में कौन से वाक्य व्यंग कहे जा सकते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे व्यंग वाक्य है तो उस पर आपको किसी कमी या असफलता या मजाकिया ढंग से टिप्पणी करना कहते हैं। ये तो इसका उत्तर हुआ। अब आपको चुनने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये दिया है, छोड़ो जी, चूहे तो निकाल नहीं पाए, चिड़िया क्या निकालोगे। तो ये क्या है, व्यंग है। चूहे तो तुमसे डरते नहीं, चिड़िया क्या डरेंगी। ठीक है, चिड़िया तिनका लाएगी और तुम बैठे बैठे खांसते रहोगे। इन वाक्यों में इस माँ ने पिताजी की कमजोरी या सफलता का मजाक के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए यह क्या है, व्यंग है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी आप खुद से करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आप माइंड की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी आपको खुद से ही सॉल्व करनी है। ठीक है, इस एक्टिविटी को आपको खुद से करना है, बैठ के आराम से ऐसे अपने माइंड की कसरत करिए। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि हमने देखा है, झरोखे से मतलब क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं झरोखे से। दो गौरैया, कहानी में आपने पढ़ा कि गौरैया लेखक के घर में बिन बुलाए अतिथि की तरह आ जाती है। ठीक है, और क्या बताया गया है कि पिछले कई वर्षों से गांव नगरों में इन नन्ही चिड़ियों की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है। इसीलिए भारत सरकार ने संरक्षण के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बताया गया है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस घोषित किया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं विश्व गौरैया दिवस की प्रेस सूचना ब्यूरो प्रकाशित, जो कि उसका एक अंश है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम मनुष्य के द्वारा ही हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम तरह तरह की एक्टिविटी के द्वारा अपनी ग्लोबल वार्मिंग या पेड़ को काट रहे हैं, तरह तरह की जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो प्रकृति भी हमें उसका जो है परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे जीव जंतु हैं, आप बल्चर को देखेंगे या डायनासोर कभी थे। यहाँ पर गौरैया जो लगातार कम होती चली जा रही हैं, ये खतरे की घंटी है। ठीक है, जैसे आप बोलते ना कि रेड लाइन में आ गए हैं। अब इन्हें अगर हमने जागरूक होकर बचाया नहीं तो एक समय आएगा कि हमारे पर्यावरण से गौरैया भी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर गौरैया के बारे में जो भारत सरकार के द्वारा बताया गया। ठीक है, कभी बहुतायत में पाई जाने वाली, एक बार ध्यान से देखें, कभी बहुतायत से पाई जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य, दुर्लभ मतलब जो बहुत कम प्राप्त होती है, दृश्य और रहस्य बन गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को कब मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। भारत में गौरैया सिर्फ एक पक्षी ही नहीं, वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी में गौरैया, तमिल में इसको कुर्बी बोलते हैं, उर्दू में चिड़िया बोलते हैं, जैसे कई नामों से जानी जाने वाली गौरैया जो है पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही है। ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, और प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है वो मनुष्य के साथ संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखेंगे, उनकी महत्ता के बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही हैं। इस गिरावट के कई कारण हैं। सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पदार्थ पैदा हुए हैं जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन करती है। जैसे आपने देखा होगा चिड़िया क्या करती है, छोटे छोटे कीड़े खाती है। ठीक है, निर्भर शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसलों के स्थान छीन लिए, क्योंकि पशु पक्षी जो हैं वो कहाँ रहते हैं, पेड़ पौधों पर, जंगलों में। और हम निरंतर क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई करते चले जा रहे हैं, तो उनके घर हम उजाड़ रहे हैं। जब घर ही नहीं रहेंगे तो वो पक्षी कहाँ से रहेंगे। आधुनिक इमारतें वे स्थान नहीं होते जहाँ गौरैया घोंसला बना सकती है, जिससे उनके आज पहले के घर कैसे कच्ची मिट्टी के होते थे, बड़े बड़े होते थे, खुले होते थे, आजकल सारे दरवाजे बंद, यहाँ तक कि डोर के नीचे भी हम क्या करते हैं, वो लगा देते हैं जिससे कि बिल्कुल एयर तक पास ना हो। तो ऐसे में गौरैया कैसे घर में घुसेगी, कैसे अपना घोंसला बनाएगी। तो हमारे घर आधुनिक हो गए हैं, पेड़ पौधे हमने काट दिए हैं, जिससे हमारे लगातार पशु पक्षी जो है विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए कम जगह हो गई है। तो ये किसने, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जो कि हमें जागरूक बनाने के लिए इसमें साझा किया गया है। तो हमें अपने आसपास पशु पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, और अगर घोंसला कभी रखें तो उनको इस तरीके से नहीं निकालना चाहिए, जैसे कि पिताजी का भी हृदय परिवर्तन हो गया। आगे देखेंगे,
अब यहाँ पर इंटरनेट पर दी गई जानकारी है, आप इस पर भी जाकर इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। थैंक यू।